A very well good morning to everyone. आज हम क्लास 12 का समष्टि अर्थशास्त्र में चैप्टर नंबर 2 का लास्ट पार्ट जो बचा है उसे फिनिश करने वाले हैं। अभी तक हमने इसके विभिन्न जो मेन टॉपिक्स है उसको डिस्कस कर लिया है क्लास में। मेरे ख्याल से आपको सभी समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब इसके जो लास्ट में जो कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स बचे हैं उनको आज की क्लास में हम खत्म कर देंगे। और ये जो टॉपिक्स हैं जो होने वाले हैं बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, तो जानिए कौन से है ये टॉपिक। सबसे पहले हम देखेंगे अंतरक्षेत्रीय प्रवाह। ठीक है, कि आखिर अंतरक्षेत्रीय प्रवाह होता क्या है और ये किसके ऊपर लागू होता है। वास्तविक प्रवाह, मौलिक प्रवाह, ये भी जानेंगे कि ये आखिर होता क्या है और इनकी विस्तृत जानकारी आपको मिल जाएगी इस क्लास में। ठीक है, आएगा चक्रीय प्रवाह, बंद अर्थव्यवस्था और खुली अर्थव्यवस्था। इन सब के बारे में अगर आपको भी जानना है तो इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखें। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अंतरक्षेत्रीय प्रवाह से। ठीक है, तो जैसा कि आपने पिछली क्लास में जान लिया है कि एक अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र होते हैं। कौन कौन से? 4 क्षेत्र होते हैं। ठीक है, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है परिवार क्षेत्र, ठीक है। दूसरा हो गया उत्पादक क्षेत्र, ठीक है। तीसरा होता है हमारा सरकारी क्षेत्र, ठीक है। और चौथा होता है हमारा विदेशी क्षेत्र। तो इन चारों क्षेत्रों के बीच जो भी डिपेंडेंसी होती है, जो भी निर्भरता होती है, ये अपनी जरूरतों के लिए और आवश्यकताओं के लिए एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। उसी चीज को हम अंतरक्षेत्रीय प्रवाह कहते हैं। अंतरक्षेत्रीय मतलब अंतः क्षेत्रीय, जो विभिन्न अंतर क्षेत्रीय मतलब क्षेत्रों के बीच, जो अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र है, 4 क्षेत्र, इनके बीच जो डिपेंडेंसी है, फ्लो होता है, मतलब कि जो आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जो फ्लो होता है किस चीज का, वस्तु और सेवाओं का और मनी का, मतलब जो भी जिस प्रकार से भी इनका फ्लो होता है, तो उसी फ्लो को हम अंतर क्षेत्रीय प्रवाह के रूप में जानते हैं। जैसे परिवार क्षेत्र हुआ, परिवार क्षेत्र को क्या नीड्स होती हैं, उसकी जरूरतें होती हैं, तो अपनी जरूरतें कहां से पूरी करता है? उत्पादक क्षेत्र से पूरी करता है। ठीक है, तो ये परिवार क्षेत्र उत्पादक क्षेत्र पर निर्भर है, डिपेंड है। और उत्पादक क्षेत्र हुआ, अब उत्पादक क्षेत्र को चाहिए होता है क्या? अपना वस्तु और सेवाओं के लिए उत्पादन करने के लिए, मतलब कारक सेवाएं कहां से प्राप्त करता है? परिवार क्षेत्र से प्राप्त करता है। मतलब कि परिवार क्षेत्र पर वह निर्भर है, अपनी उत्पादन क्रिया को आगे बढ़ाने के लिए वह परिवार क्षेत्र पर पूर्णतः निर्भर होता है। तो ये दोनों क्षेत्र होते हैं जो आपस में कैसे डिपेंड है एक दूसरे पर। ठीक है, वही परिवार क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र हुए, ये किस पर डिपेंड होते हैं? सरकारी क्षेत्र पर। किस लिए? ये होते हैं अपनी जो आर्थिक सहायता जो सरकार प्रदान करती है, जो कल्याणकारी योजनाएं जो सरकार लागू करती है, जिससे न केवल परिवार क्षेत्र, उत्पादक क्षेत्र और साथ ही साथ विदेशी क्षेत्र भी लाभान्वित होता है। तो इसलिए ये सारे ये सरकारी क्षेत्र पर डिपेंड भी रहते हैं और इस पर निर्भर रहते हैं और ये एक कनेक्शन बनाते हैं, फ्लो बनाते हैं। वहीं सरकारी क्षेत्र किस पर डिपेंड होता है? परिवार क्षेत्र पर डिपेंड होता है फॉर कर प्राप्त करने के लिए, उत्पादक क्षेत्र पर भी निर्भर होता है करेक्टर प्राप्तियों के लिए, और सरकारी क्षेत्र विदेशी क्षेत्रों पर भी निर्भर होता है आयात तथा निर्यात क्षेत्र से प्राप्त होने वाला कर के लिए। तो इस प्रकार से ये क्षेत्र आपस में कैसे हुए? एक दूसरे पर डिपेंड हुए। तो यही होती है अंतर क्षेत्रीय प्रवाह, क्योंकि इन चारों क्षेत्रों के बीच जो फ्लो हो रहा है, ये फ्लो हो रहा है, यही अंतर क्षेत्रीय प्रवाह होता है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि विदेशी क्षेत्र जो बचा है वो क्या है। विदेशी क्षेत्र जो है, विदेशों से जो भी आयात निर्यात होता है, उससे न केवल सरकारी क्षेत्र का तो हम जान चुके हैं कि आयात और निर्यात से प्राप्त होने वाला कर से लाभान्वित होता है सरकारी क्षेत्र, है ना।
और सरकार द्वारा प्रदान की गई जो योजना है, कल्याणकारी योजना है, उससे विदेशी क्षेत्र प्रभावित हुआ है। वहीं अब विदेशी क्षेत्र से जो आयात और निर्यात हुआ उससे डायरेक्टली प्रभावित कौन होते हैं? उत्पादक भी होता है, परिवार क्षेत्र भी होता है, ठीक है। और परिवार क्षेत्र से भी डायरेक्टली प्रभावित होता है, या फिर इसका इम्पैक्ट विदेशी क्षेत्र में भी पड़ता है, और उत्पादक क्षेत्र का प्रभाव विदेशी क्षेत्र पर भी पड़ता है, क्योंकि उत्पादक क्षेत्र भी कई चीजें विदेशों को इम्पोर्ट मतलब कि क्या कहते हैं एक्सपोर्ट करता है, तो उससे विदेशी क्षेत्र भी प्रभावित होता है। इस प्रकार जो वस्तुओं सेवाओं का जो फ्लो है उसी को हम अंतर क्षेत्रीय प्रवाह कहते हैं। विभिन्न क्षेत्रों के मध्य जो फ्लो है उसका अध्ययन हम अंतर क्षेत्रीय प्रवाह के अंतर्गत करते हैं। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे वास्तविक प्रवाह। प्रवाह तो आपने पिछली क्लासेस में देख लिया है कि भैया प्रवाह क्या होता है। फ्लो मतलब क्या हो गया? एक जो स्थिरना है, एक टाइम पीरियड में जिसको मापा जाता है उसे हम कहते हैं प्रवाह, ठीक है। अब प्रवाह के बारे में हम विस्तृत जानकारी देख लेते हैं। प्रवाह होता है कितने प्रकार का? प्रवाह तो प्रवाह के होते हैं दो प्रकार, ठीक है। एक होता है वास्तविक प्रवाह, ठीक है। और दूसरा तो आप जान ही गए होंगे कि मौद्रिक प्रवाह। हाँ भाई, ये क्या होता है? वास्तविक प्रवाह क्या होता है, मौद्रिक प्रवाह क्या होता है, तो इसको जाने। वास्तविक जैसा कि वास्तव में क्या है? वस्तुएं, सेवाएं, तो उनका जो भी व्यापार है, उनका भी जो भी प्रभाव होता है, वस्तुओं तथा सेवाओं का जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा, लेन देन होगा, मतलब व्यापार होगा वस्तुओं सेवाओं का, वो सारा लेन देन किसके अंतर्गत आता है? बस वास्तविक प्रवाह के अंतर्गत आता है। वस्तुओं तथा सेवाओं का लेन देन किसके अंतर्गत आता है? वास्तविक प्रवाह के अंतर्गत। तो वास्तविक प्रवाह के अंतर्गत ऐसे मतलब जो व्यापार संबंधी क्रियाएं रखी जाती हैं, ऐसी क्रियाओं को रखा जाता है जिसमें वस्तुओं तथा सेवाओं का प्रवाह होता है, फ्लो होता है, व्यापार होता है, वे हम वास्तविक प्रवाह के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। अब मौद्रिक प्रवाह जैसा कि इसके नाम से विदित हो रहा है कि मौद्रिक मुद्रा, तो मुद्रा का प्रवाह ही मौद्रिक प्रवाह कहलाता है। विभिन्न क्षेत्रों के बीच मुद्रा का जो फ्लो होता है, फ्लो ऑफ इनकम, फ्लो ऑफ मनी जो भी होता है उसे हम कहते हैं मौद्रिक प्रवाह। क्लियर है? वास्तविक प्रवाह में विभिन्न क्षेत्रों के मध्य वस्तुओं तथा सेवाओं का फ्लो ही वास्तविक प्रवाह कहलाता है। मौद्रिक प्रवाह में क्या होता है? मुद्रा का, मनी का जो भी विभिन्न क्षेत्रों में फ्लो होता है उसे हम मौद्रिक प्रवाह कहते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से समझ में आया होगा आपको। तो आगे बढ़ते हैं। अब ये हमारा हो गया भैया अंतर क्षेत्रीय प्रवाह। क्लियर हुआ कि नहीं? हो गया। वास्तविक प्रवाह क्लियर, मौद्रिक प्रवाह क्लियर। अब बचा क्या? आएगा चक्रीय प्रवाह। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं ये दोनों भूतों को जो काले अक्षरों में मैंने लिख दिए हैं। बंद अर्थव्यवस्था क्या होती है और एक खुली अर्थव्यवस्था होती क्या है? तो बंद अर्थव्यवस्था, ये दोनों होते हैं भैया अर्थव्यवस्था के प्रकार। अर्थव्यवस्था के होते हैं दो प्रकार। बंद अर्थव्यवस्था और एक होती है खुली अर्थव्यवस्था। ठीक है। जैसा कि इसके नाम से बंद अर्थव्यवस्था, एक अर्थव्यवस्था जो कि बंद है, वे बंद अर्थव्यवस्था है। सपोज करो ये है एक देश की राष्ट्रीय सीमा, ठीक है।
तो जो भी व्यापार संबंधी क्रिया है वे इसी सीमा के अंतर्गत ही हो रही हैं, तो ये कहलाती है बंद अर्थव्यवस्था। इसका मतलब ये है कि एक सीमा के अंदर ही व्यापार सीमित होना बंद अर्थव्यवस्था कहलाता है। ठीक है, जिसमें विदेशी क्षेत्र सम्मिलित नहीं होता है, विदेश से आयात निर्यात बैन होते हैं, बंद होते हैं। तो इसके विभिन्न कारण होते हैं जो हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल इतना जानना जरूरी है कि बंद अर्थव्यवस्था में विदेशी लेन देनों को सख्त मना होता है। एक देश का जो अर्थव्यवस्था है वह एक सीमा के अंतर्गत ही सीमित हो जाती है, उसे हम कहते हैं बंद अर्थव्यवस्था। एक खुली अर्थव्यवस्था में सीमा की कोई भी रोक टोक नहीं होती। इसमें खुली अर्थव्यवस्था में विदेशी क्षेत्र से पूरा लेन देन चालू रहता है, निर्यात और आयात पूरी तरीके से मतलब कि चालू रहते हैं, तो उसे हम कहते हैं खुली अर्थव्यवस्था। ठीक है, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें विदेशी क्षेत्र भी इंक्लूड होता है, जिसमें आयात निर्यात संबंधी गतिविधियां संचालित होती हैं, तो उसे हम कहते हैं खुली अर्थव्यवस्था। आया समझ में? तो इसमें जो बाउंड्रीज का रजिस्ट्रेशन जो मतलब स्ट्रिक्टनेस है कि बाउंड्रीज के परे आपका व्यापार नहीं होगा, वह संबंधी समस्या इस खुली अर्थव्यवस्था में नहीं आती। भारत किसी अर्थव्यवस्था है? भारत एक खुली अर्थव्यवस्था है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम विदेशों से भी आयात निर्यात करते हैं। अभी हमने कई सारे लड़ाकू विमानों का आयात निर्यात करा है। ठीक है, रूस से भी हम कई बार इनको करते हैं, आयात करते हैं बहुत सारे लड़ाकू विमानों का। तो वे क्या खुली अर्थव्यवस्था की एक प्रमाण है। तो हमारे होगा भैया, ये भी क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया। बच्चा एक ही टॉपिक जो है सबसे इंपोर्टेंट, तो इसे देखना आंखें फाड़ फाड़ है। आय का चक्रीय प्रवाह, आय का चक्रीय प्रवाह, आय का चक्रीय प्रवाह। इसको दो तरीके से समझा देता हूं मैं आपको, जिससे आप नींद में भी इसे याद रखेंगे। ठीक है, तो पहला तो तरीका है कि आय का चक्रीय प्रवाह तीन मदों के बीच जो चक्र होता है उसी को हम आय का चक्रीय प्रवाह कहते हैं। ठीक है, हम क्लास 12 स्तर पर दो चीजें ध्यान रखना। क्लास 12 स्तर पर हम सिर्फ बंद अर्थव्यवस्था की बात करेंगे। बंद अर्थव्यवस्था में हम जो आय का चक्रीय प्रवाह है उसका ही अध्ययन करेंगे। ठीक है, इसमें हम खुली अर्थव्यवस्था से कोई भी संबंध नहीं रखेंगे। और इसमें हम सिर्फ टू सेक्टर मॉडल की बात करेंगे, जिसमें हम परिवार क्षेत्र और उत्पादक क्षेत्र की गतिविधियों पर ध्यान करेंगे और उसका ही अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब आय का चक्रीय प्रवाह, इसमें हम मुख्यतः यह देखा जाता है ये तो हुआ आय मतलब कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, उत्पादन, उत्पादन। ठीक है, फिर उत्पादन हुआ तो क्या होगा? जनरेशन ऑफ इनकम होगी। इनकम का क्या? आय का निर्माण होगा। अब आय का निर्माण होगा तो क्या होगा? एक्सपेंडिचर्स होंगे, खर्चे होंगे, व्यय। तो आय का चक्रीय प्रवाह है जो तीन चीजों के बीच फ्लो है उसको दर्शाता है। जब उत्पादन होगा तो क्या होगा? आय, इनकम जनरेट होगी। इनकम जनरेट होगी तो क्या होगा? व्यय होगा। व्यय होगा तो क्या होगा? वापस उत्पादन होगा। तो इस प्रकार ये चक्र है वह हमेशा चलता रहता है और इसी को कहते हैं आय का चक्रीय प्रवाह। ठीक है, अब दो क्षेत्र में दो क्षेत्रीय मॉडल देख लेते हैं आय का चक्रीय प्रवाह के अनुसार कि दो क्षेत्र में आय का चक्रीय प्रवाह किस प्रकार होता है। इसमें हम वास्तविक प्रवाह और मौद्रिक प्रवाह का भी मॉडल देख लेंगे जो डायग्राम बनता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे नहीं बताया क्योंकि मेरे को एक साथ तीन डायग्राम बनाने पड़ते हैं। एक तो आय के चक्रीय प्रवाह में, वास्तविक प्रवाह में और मौद्रिक प्रवाह में। अब मैं उसको एक इंक्लूड करके बता दूंगा तो ये आखिर होता क्या है, मौद्रिक प्रवाह, वास्तविक प्रवाह और आय का चक्रीय प्रवाह। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं टू सेक्टर मॉडल की बात कर रहे हैं, टू सेक्टर मॉडल। ठीक है, टू सेक्टर मॉडल में हम करेंगे बात किस किस की?
एक तो होगा यहाँ पे उत्पादक, ये क्या कहते हैं, परिवार क्षेत्र, परिवार क्षेत्र, और दूसरा होता है भैया उत्पादक क्षेत्र, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, उत्पादक क्षेत्र। ठीक है, अब आप भी लॉजिक लगाना, मैं तो आपको बता ही दूंगा। ठीक है, परिवार क्षेत्र क्या करता है, नहीं सबसे पहले स्टार्ट होगा क्या, उत्पादक क्षेत्र। उत्पादक क्षेत्र का कार्य क्या है, उत्पादन करना। उत्पादन कैसे करेगा, उत्पादन के लिए वो संसाधन जुटाएगा। क्या क्या संसाधन चाहिए उसको, भूमि चाहिए, यहाँ पे कंपनी में अपनी स्टेबल कर सकता है, यहाँ पे वो अपनी कंपनी लगाएगा। फिर क्या चाहिए उसको, उस कंपनी को स्टार्ट करने के लिए पूंजी चाहिए। धन कहाँ से, धन भी वह एकत्र करता है, तो धन चाहिए, पूंजी। अब पूंजी के साथ उसको चाहिए श्रम। भैया उस फैक्ट्री खड़ी कर दी, जमीन भी मिल गई उसको, फिर मजदूरी नहीं देंगे तो काम कौन करेगा, तो श्रम, मजदूर चाहिए उसको। और साथ ही साथ अब कुछ काम ऐसे भी होते हैं जिसमें दिमाग की जरूरत होती है, तो उद्यमशीलता, मतलब ऐसे व्यक्तियों को भी ढूंढेगा जिनके पास बुद्धि है और वह अपना बुद्धि का उपयोग करके अपने जो बिजनेस है उसको और भी बढ़ाएगा। तो ये चारों चीजों को एकत्र करेगा, तो वह कहाँ से एकत्र करेगा, परिवार क्षेत्र से एकत्र करेगा। और इन चारों चीजों को ही कहते हैं हम कारक सेवाएं। सेवाएं, कारक सेवाएं कौन ने प्राप्त करी, उत्पादक क्षेत्र ने। क्या 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 हो गई यहाँ पे, हमारी भूमि हो गई, ठीक है, यहाँ हो गया हमारा श्रम हो गया, ठीक है। तीसरा हमारा होता है यहाँ पे जो कहते हैं पूंजी, और चौथा है उद्यमशीलता। ये चारों ही कारक सेवाएं कहलाते हैं। तो ये प्राप्त करी कौन ने, उत्पादक क्षेत्र ने। उत्पादक क्षेत्र ने प्राप्त करी, इसमें उत्पादन करा तो उस उत्पादन को उसने एक्सपोर्ट करा मार्केट में। यहाँ से लिया किसने, परिवार क्षेत्र ने, वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन, वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब आप बताना मुझे, ये एक चक्र कंप्लीट हो गया, जिसमें कारक सेवाओं को किसने दिया, परिवार क्षेत्र ने, लिया किसने, उत्पादक क्षेत्र ने, तैयार करी माल, वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन करा, वस्तुओं सेवाओं को मार्केट में पहुंचाया, मार्केट से लिया परिवार क्षेत्र ने। तो इस चीज में सिर्फ वस्तुओं और सेवाओं का, वस्तुओं तथा सेवाओं का ही, यहाँ क्या, वस्तुओं तथा सेवाएं तो प्रदान करी, कार्य सेवाएं मतलब कि सेवाएं यहाँ पे प्रदान कर रही हैं। तो यहाँ पे सिर्फ वस्तुओं तथा सेवाओं का ही ये चक्र घुमा है। तो ये कौन सा प्रवाह होगा, वास्तविक प्रवाह या मौलिक प्रवाह, बिल्कुल सही, वास्तविक प्रवाह होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ वस्तुओं तथा सेवाओं का प्रवाह हुआ है। तो ये वास्तविक प्रवाह का जो फ्लो है, डायग्राम है, वो बनेगा, ठीक है, जिसमें वस्तुओं तथा सेवाओं का ही फ्लो हुआ है। दूसरा जो मौद्रिक प्रवाह है वे स्टार्ट होता है उत्पादक क्षेत्र से। तो ये कारक सेवाएं परिवार क्षेत्र में इसको उपलब्ध करा दी, फ्री में तो कराएगा नहीं, फ्री में आजकल तो भैया कोई रोटी भी ना दे। तो उत्पादक क्षेत्र है वे इसका भुगतान करेगा, किस रूप में करेगा, कारक सेवाओं का भुगतान, कारक सेवाओं का भुगतान करेगा। कौन करेगा, उत्पादक क्षेत्र करेगा, किसको करेगा, परिवार क्षेत्र को। कारक सेवाओं का भुगतान, सेवाओं का भुगतान, ठीक है, किस रूप में करेगा, भूमि का करेगा, लगान के रूप में, ठीक है, श्रम का करेगा मजदूरी के रूप में, ठीक है, पूंजी का करेगा लाभ के रूप में, वो क्या कहते हैं, पूंजी का ब्याज के रूप में, सॉरी ब्याज, और उद्यमशीलता का करेगा लाभ के रूप में, ठीक है। इस रूप में ये उत्पादक क्षेत्र परिवार क्षेत्र को अपने जो कारक सेवाएं ली थी उसने परिवार क्षेत्र से, उनका भुगतान कर देगा, ठीक है।
अब जो परिवार क्षेत्र है भैया, उसने वस्तुओं तथा सेवाओं को खरीद तो लिया, लेकिन उसको अपनी इनकम में से, अपनी आय में से इसको अदा भी तो करना पड़ेगा। नहीं तो भैया फ्री में तो आजकल कुछ भी नहीं मिलता। ठीक है, तो वस्तुओं तथा सेवाओं का भुगतान करेगा कौन? परिवार क्षेत्र। वस्तुओं तथा सेवाओं का भुगतान। ठीक है, आया? क्लियर है? समझ में आ गया? तो यहाँ पे हुआ है सिर्फ मनी का फ्लो। यहां से दिया कार्य सेवाओं का भुगतान, यहां दिया वस्तुओं तथा सेवाओं का भुगतान। मतलब कि हो क्या रहा है? फ्लो ऑफ मनी हो रहा है। तो यहाँ फ्लो ऑफ मनी क्या कहलाता है? मौद्रिक प्रवाह कहलाता है। तो इस प्रकार से हमारा मौद्रिक प्रवाह का चक्र भी कंप्लीट हो जाता है। तो जहां तो हो गया वास्तविक प्रवाह, यहाँ से स्टार्ट हुआ परिवार क्षेत्र से, ऐसा हो गया भैया वास्तविक प्रवाह कंप्लीट। और जो मौद्रिक प्रवाह है भाई यहाँ से स्टार्ट हुआ भैया, यहाँ पे आके ही खत्म हो गया। तो ये फ्लो है वो कंप्लीट हो गया, जो सर्कल है वो कंप्लीट हो गया। तो इस प्रकार से ये दोनों फ्लो मौद्रिक और वास्तविक प्रवाह तो कंप्लीट हुए, साथ ही आय का चक्रीय प्रवाह भी कंप्लीट हुआ। क्योंकि ये आय का चक्रीय प्रवाह हो गई दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में, दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय का चक्रीय प्रवाह का डायग्राम है वो इस प्रकार बनेगा। जो सबसे सिंपल डायग्राम कहा जाएगा वो यही है। ठीक है, तो इसे अपने मोबाइल में स्क्रीनशॉट लेना बिल्कुल ना भूलें, जल्दी से जल्दी ले लेना स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो इस प्रकार से जो आय का चक्रीय प्रवाह वो भी दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में कंप्लीट होता है। परिवार क्षेत्र से कारक सेवाएं लेता है, उत्पादक क्षेत्र का यूज करके उत्पादन करता है, उसको ये खरीदता कौन? परिवार क्षेत्र। अब उत्पादक क्षेत्र क्या करता है? कार्य सेवाओं का भुगतान करता है परिवार क्षेत्र उसका यूज करके वस्तु तथा सेवाओं का भुगतान करता है उत्पादक क्षेत्र को। इस प्रकार से आय का चक्रीय प्रवाह दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में कंप्लीट होता है। क्लियर है? मेरे ख्याल से आज की जो 6 के 6 टॉपिक आपके मन में, दिमाग में अच्छे से बैठ गए होंगे। अगर ऐसा है और अगर आपको सचमुच आज की क्लास बहुत हेल्पफुल लगी है तो इस क्लास को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और सब्सक्राइब तो आंखें बंद करके कर ही दो। और इस तरीके के और भी आगे लेक्चर पाने के लिए बेल आइकन को जरूर से जरूर दबाएं।